हाँ जी, तो देखिए रिफ्रैक्शन। सो लास्ट कल हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था। रिफ्रैक्शन में भी स्नेल्स लॉ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो स्नेल्स लॉ है, साइन आई बाय साइन आर, मैं जस्ट स्नेल्स लॉ कंटिन्यू कर रहा हूँ। साइन साइन आर जो होगा, इसे आप लिख सकते हैं इट्स n2/n1, और इस n2/n1 को आप फर्दर वेलोसिटी की टर्म्स में लिख सकते हो v1/v2, और इसे वेवलेंथ की टर्म्स में लिख सकते हैं L1 λ1/λ। तो यहाँ पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्रैक्शन को रिफ्रैक्टिव इंडिसेस और स्पीड की टर्म्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए। जैसे एक लाइट रे है, वो किसी एक मीडियम से एंटर करती है और दूसरी मीडियम में जाती है, लाइक लाइट रे, like it travel from air to glass. Angle of incidence is air is 30 डिग्री। भाई एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री क्यों? आपको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्पीड इन ग्लास। चलिए, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चाहिए और ग्लास में स्पीड भी चाहिए, लिखिए। अरे फैजान, कल ही तो किया था यार, तुम कल थे क्लास में? नहीं थे फैजान? फैजान आलम, कल आप थे क्लास में? अच्छा, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फैजान, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी जैद, फर्स्ट स्लाइड जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो बेसिक स्नेल्स लॉ के ऊपर है, ज्यादा कुछ है नहीं इस न्यूमेरिकल में। चलो, वजाहत का आ गया, फायका। ओके, और आंसर्स एक वजाहत और एक फायका का आंसर है बस। चलिए, फायका, वजाहत, जैनब और राशिद। चलिए,
तबस्सुम, अरबाब, फायदा। सो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको गिवन है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। दिस इज एयर एंड दिस वन इज ग्लास। एयर से ग्लास में लाइट ट्रैवल कर रही है, ऐसे आपने लाइट को इंसिडेंट कर दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे स्ट्रेट जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कहीं ये बेंड कर जाएगी। अब देखो कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। ये रे कुछ ऐसे बेंड करेगी, इस एंगल को आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लो, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए है, ये ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जी। तो इसको आप ऐसे लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इसे आप लिखिए एन ए साइन 30 is refractive index of glass sin r। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन 30 हाफ हो गया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, ये साइन आ रहा है। सो ये आपको मिल गया साइन आर इज 1/2 इंटू 1.5, साइन आर आ गया 1/3, आर आ गया साइन इनवर्स 1/3। कुछ ऐसे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 आ रहा है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया तो आप स्पीड कैलकुलेट कर लो। देखो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड इन ग्लास बाय स्पीड इन एयर। देखो जब n2 आ रहा है तो v1 आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एयर में 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास में स्पीड कैलकुलेट करनी है, एयर में स्पीड इज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर। इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 बाय 1.5 इज स्पीड इन ग्लास। तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए, ये 2 हो गया। तो ग्लास में स्पीड हो गई 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। तो ये सिंपल एप्लीकेशन थी स्नेल्स लॉ की, ये क्लियर है? हाँ वजात बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सिखाना था यार कि ये रिलेशन ना यूज कैसे करें। भाई सबका हुआ क्लियर है? चलिए इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए। अच्छा आयशा हो जाए तो बताइएगा, इसे रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड प्लेट।
अगर मैं आपको एक कंपाउंड प्लेट दे दूं तो उस कंपाउंड प्लेट के लिए आप रिफ्रैक्शन कैसे करोगे? कंपाउंड प्लेट का मतलब है एक प्लेट जिसमें कई तरह के मीडियम्स। सो मान लीजिए मैं आपको एक सिस्टम दे रहा हूं जिसमें दो मीडियम, तीन मीडियम। सो कुछ ऐसे तीन मीडियम हो गए, ये एयर, ये मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ये मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और ये भी एयर। अब आपको देखना है यहाँ आप स्नेल्स लॉ कैसे यूज करोगे, रिफ्रैक्शन कैसा होगा। सो दिस इज नॉर्मल। आपने ये लेकर रे इंसिडेंट कर दिया, मीडियम चेंज हो रहा है, रे रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। फिर मीडियम चेंज हुआ, रे कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। फिर मीडियम चेंज हुआ, रे ने अपना पाथ फिर से चेंज किया। आप हर जगह नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए। तो ये इंसिडेंट रे पहले यहाँ रिफ्रैक्ट हुई, फिर ये रिफ्रैक्ट हुई, और उसके बाद यहाँ से। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इन ए कह रहा हूँ। तो आपको हर जगह रिफ्रैक्शन की इक्वेशंस लिखनी है, बस में देखो कोई फॉर्मूला डिराइव होकर नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट्स आएंगे जो आपको याद रखने होंगे, कॉन्सेप्चुअल रिजल्ट्स होंगे। बाकी आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो इसे आप कह दो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये जो एंगल होगा इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में R1 कह रहा हूँ, ये R1 तो ये भी R1, भाई ऑर्डिनेट एंगल। इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 कह देते हैं, ये R2 तो ये भी R2 होगा, ऑर्डिनेट एंगल्स। इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस E कहते हैं। इसे आप कह दो दिस इज प्लेट ए बी। इसे आप कह दो ये प्लेट सी डी है, और इसे आप कह दो ये प्लेट ई है। तो तीन जगह स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो जब आप ए बी प्लेट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय साइन आई, n1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन आर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई बाय साइन R1 जो होगा, n1 बाय एन ए हो जाएगा। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप स्नेल्स लॉ सी डी पे लगा सकते हैं। सी डी पर जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन R1, n2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन R2। तो यहां से आप लिख सकते हैं साइन R1। बस आप कुछ सीख रहे हो कि आप मल्टीपल मीडियम में स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हो। ऐसे ही ई एफ जो प्लेट है यहां भी आप ले लो, मीडियम n2 साइन R2, इट्स एयर साइन ई। तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन R2 ओवर साइन ई is refractive index of air divided by refractive index of n2। This is third equation। अब आप इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करिए और मुझे बताइए रिजल्ट क्या है। लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए फाइनल एंड रिजल्ट क्या है।
1 आ रहा है। आयशा लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है? हाँ, अस्का सही है। ठीक है आयशा। राशिद तुम्हारा गड़बड़ है कुछ। मरियम का ठीक है, मोमिना का ठीक आ रहा है, सौदा ठीक कर रही है। पूरा लिखा करो ना। हाँ शागिर ठीक है, राशिद गड़बड़ कर रहे हो। अब सही है। फैजान का भी ठीक है, फायका अंसारी ठीक आ रहा है। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, सो ये आएगा साइन आई बाय साइन R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन R1 बाय साइन R2 साइन R2 बाय साइन E। हाँ जी बिल्कुल सही आ रहा है, 1 ही आएगा। तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दिस इज फर्स्ट था N1 बाय NA multiplied by Na by N2 multiplied by N2 by N। so N1 से N1 कैंसिल हुआ, N2 से N2 कैंसिल हुआ, Na से Na कैंसिल। साइन R1 से R1, साइन R2 से साइन R2। सो ये आ गया साइन I बाय साइन E इज इक्वल टू 1। मीन्स आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इंसिडेंट, ये इंसिडेंट मीडियम जो एयर है, ये इमर्जेंट मीडियम, ये भी एयर है। अगर इंसिडेंट और इमर्जेंट मीडियम सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल। सो इफ इंसिडेंट and emergent medium are same, then angle of incidence and emergence are equal। चलिए लिखिए। अब कितने भी बीच में रिफ्रैक्शंस हो जाए वो मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस कितने भी हो, अगर ये दो सेम है। नहीं फैजान, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऑब्जर्वर, डिपेंड करता है ना ऑब्जर्वर कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में ही, ग्राउंड के पास, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। तो ऐसा रेयर होता है मिशन। इतना लिख लिया आप लोगों ने, रब कर दूं इसको। चलिए इसको मैं रब कर। अच्छा कुछ फैक्ट्स और याद रखिएगा, ये भी आप स्नेल्स लॉ की बेसिस पर प्रूफ कर सकते हैं।
खदीजा, अगर स्लैब्स के बीच में स्पेसिंग होगी तो स्पेसिंग में भी तो कोई मीडियम हो जाएगा। स्पेसिंग का मतलब यही है कि आपने एक मीडियम और बढ़ा दिया। आपके लिए एयर भी एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। आपके लिए वैक्यूम भी एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो अगर आप कह रही हैं स्लैब्स के बीच में स्पेसिंग कर दें तो स्पेसिंग सिंपली मीन्स आपने एक मीडियम और बढ़ा दिया। तो मैं N1 N2 दे रहा हूँ, आपने एक N3 और कर दिया। नेक्स्ट देखिए, व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम, जब ये रेयरर से डेंसर जाएगी लाइट रे, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। देखिए बहुत आसान है इस चीज को प्रूव करना यूजिंग स्नेल्स लॉ। ये आपने सेपरेशन ले लिया, ये दो सरफेसेस को अलग कर रहा है। ऐसे आपने इंसिडेंट रे ली, ये आपका नॉर्मल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम। मैं आपसे कह रहा हूं ये रेयरर है और ये डेंसर है, मीन्स N2 इज ग्रेटर देन N1। तो अगर यहाँ रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे स्ट्रेट जाती। अगर रिफ्रैक्शन ना हो रहा होता तो रे स्ट्रेट जाती। ये जो डॉटेड में बना रहा हूँ ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ये रे स्ट्रेट जाती, बट रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड होगी। अब कैसे बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, वो स्नेल्स लॉ बताएगा। तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाय साइन आर is N2 over N1. If N2 is greater than N1, that means this N2 over N1 is greater than 1. So आप इसे ऐसे लिख सकते हैं sin I over sin R is greater than 1. तो आप इसे लिख सकते हैं sin I is greater than sin R. आप इसे लिख सकते हैं I is greater than, angle of incidence is greater than angle of refraction. ये भी स्नेल्स लॉ। सो दैट मीन्स R इज लेस देन I। तो देखिए स्नेल्स लॉ से आपने प्रूफ कर लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होने का मतलब ही यही है कि आपकी रे टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो जो आप याद करते हो इसको आप स्नेल्स लॉ से प्रूफ कर सकते हो। इसी तरह से अगर रे उल्टी जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा ना हो, ये पता होगा आपको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम। When light ray travel from denser to rarer, it bends away from normal. अगर ये डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम, इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा, सेम तरीका है, बस इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। सो ये आपने रे इंसिडेंट की, ये नॉर्मल है, ये रे कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन away from the normal, R is greater than I। तो ये डेंसर और ये रे। चलिए इतना लिखिए और एक न्यूमेरिकल करके देखिए।
इतना हो जाए मुझे बताइए, इसे रब करते हैं, एक न्यूमेरिकल करिए। चलिए भाई, इसको मैं रब करूँ। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके दिखाइए। A ray of light goes from medium 1 to medium 2. Velocities of light in two media are C1 and C2. दोनों मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटी C1 एंड C2. For angle of incidence, theta, in medium 1, the corresponding angle of refraction in medium 2 is theta by 2. तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन पिक करना है आपको। cos theta 1 by theta 2 is 1 by 2 C1 by C2. Cos theta 1 by theta 2 is C1 by C2. Sin theta 1 by theta 2 is C1 by C2. Or none of these. अब जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं है, वो ये रिलेशन हम इसमें यूज करेंगे। जैसे होता है ना, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपने ये एसी में भी बहुत यूज किया। अगर मैं साइन थीटा ले लूं, इसे आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके भाई, 2-3 मिनट है आपके पास, सॉल्व करके बताइए मुझे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। वजाहत का कुछ आया? ठीक है, वजाहत चेक करते हैं।
ओके, वजाहत आप क्या पूछ रहे हैं? थीटा एंड थीटा बाई टू है ऑप्शन में, थीटा वन एंड थीटा टू है। हाँ मतलब जो भी है। जी वजाहत जैसा है वैसे यही ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए, चलो भाई काफी लोगों के आंसर्स आ गए, जरा मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर चेक कर लेंगे। देखो ये तो आसान सी चीज होती है, स्नेल्स लॉ अगर मैं लगा दूं, साइन आई बाय साइन आर इन टू बाई इन वन विच इज वी वन बाय वी टू। साइन आई जो है थीटा है, साइन आर थीटा बाई टू है, आर थीटा बाई टू है। एन टू बाई एन वन तो नहीं दिया, लेकिन स्पीड गिवन है, एक मीडियम में सी वन है, दूसरे मीडियम में सी टू। सी वन बाय सी टू। साइन थीटा को मैंने अभी कहा था आपसे, टू साइन थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई टू कर दीजिए, ये आ जाएगा सी वन बाय सी टू। इसने अच्छा सॉरी टू तो नहीं, साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू से कैंसिल हो गया, ये आ गया कॉस थीटा बाई टू इज वन बाई टू सी वन बाय सी। इसमें से तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो ये डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। जोया का ठीक था, सोयदा का ठीक था, और वजाहत का ठीक था। नहीं, वजाहत कुछ गड़बड़ कर रहा है। ए ऑप्शन वाले तो सब गड़बड़ है, फैजान और अस्का का ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए, उसमें बताइए मुझे अगर कोई डाउट है आप में। हाँ मैंने दोनों चीजें लिखी है ना फायदा, आपको जिस फॉर्मूले की जरूरत हो, साइन टू थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर साइन थीटा हो आपके पास, सो इट्स टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई। तो यहाँ तो बच्चे साइन थीटा है ना, तो ये सेकंड वाला यूज करें। हाँ जोहेब बस परेशान करने के लिए दिया था। उसके बावजूद कईयों ने ये लगा दिया था। कोई इतना लिख लिया, रब कर दूं इसे। जी अलीजा, थीटा वन और थीटा टू लिखा है ना, लेकिन आपको कहीं भी थीटा वन और थीटा टू तो दिया ही नहीं है। मतलब यहाँ तो ऐसा था कि ए से लेकर सी तक तो किसी भी हाल में नहीं आना था। आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये तो ऑप्शंस गिवन है ना, क्वेश्चन में तो कहीं थीटा वन थीटा टू नहीं है, एक थीटा दिया एक थीटा बाई टू दिया। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं सॉल्व करेंगे, जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अलीजा, अच्छा आपने लास्ट ऑप्शन। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर।
रिफ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर आपकी लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लीजिए रे आपने इंसिडेंट कर दी, ये नॉर्मल है, तो येलो से मैं यहाँ नॉर्मल शो कर रहा हूँ। डेंसर से रेयर जा रही है तो ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ऐसे बेंड हो जाएगी। सो दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। हाँ फैजान, रिफ्रैक्शन हुआ ना तभी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, वरना तो स्ट्रेट जाती है ऐसे। रिफ्रैक्शन हुआ तभी बेंड हुई। जी हो रहा है या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लेकिन अभी रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको, रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाए। मर्जी है फायदा, ऊपर से नीचे ले लो कोई परेशानी नहीं, एक ही बात। अब इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाओगे तो स्नेल्स लॉ कहता है आई इज प्रोपोर्शनल टू आर, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है ना, तो आई आर के प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। सो आपने यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया। तो इस रे को स्ट्रेट जाना चाहिए था, ये रे स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्थ। तो ये ऐसे बेंड हो गई, ये जो एंगल है ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते करते एक वैल्यू आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, जैसे क्रिटिकल एंगल के। क्रिटिकल एंगल पर जाकर क्या होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ये आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। तो ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद सरफेस पर ग्रेस करना शुरू कर देगी, ये 90 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो आप देख रहे हो आपकी रे कुछ ऐसे बेंड ऐसे रोटेट कर रही है, आप इंसिडेंट रे को ऐसे लेकर जा रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हो, रे आपकी ऐसे रोटेट करती चली जाए। क्यों तबस्सुम, आई क्यों 90 होना चाहिए अगर आर 90 है तो? इक्वल तो कहीं भी नहीं है, प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ फॉलो करते हैं ना, तो ये साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं साइन आई इज सम कांस्टेंट टाइम साइन आर। तो आप लिख सकते हैं आई इज प्रोपोर्शनल टू आर। आई आर के प्रोपोर्शनल है, इक्वल तो नहीं। तबस्सुम,
दूसरी बात, फैजान आई नॉर्मल हो तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो। रिफ्रैक्शन तभी होगा जब लाइट रे को आप ऑब्लिकली इंसिडेंट करें। अगर आप इस येलो के अलोंग इंसिडेंट कर दें तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। अब आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दो, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी ज्यादा लीजिए, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल से भी बढ़ा देते हैं तो देखो, अब आप गेस कर सकते हो जिस तरह से रे रोटेट हो रही है, रे ऐसे जा रही है ना, अब इससे ज्यादा रोटेट होगी तो कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में या वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी। क्रिटिकल से ज्यादा ऐसे रोटेट कर रही है ना ये क्लॉकवाइज, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, वहीं आ जाएगी जहां से चली। इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको थोड़ा अलग तरह से यार बनाते हैं। तो ये जो हुआ ये टी आई आर हुआ, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं। सो देख रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, लेकिन ट्रांसपेरेंट सरफेस में रिफ्रैक्शन होने की जगह उल्टा रिफ्लेक्शन मिल रहा है। इस फिनोमेना को टी आई आर कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। तो मुझे बताओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन होगा, स्नेल्स लॉ या दोनों इक्वल होंगे? रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये इक्वल होंगे यहाँ पर? क्या यहाँ भी मैं इक्वल लगा दूं? यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो स्नेल्स लॉ वैलिड होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन। सो टीआईआर के लिए जो कंडीशंस हैं टीआईआर, पहली कंडीशन है रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, कि जो भी रे होगी इट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle। इसे आप टी आई आर कहेंगे अगर ये सेम मीडियम में आता है। और इसी फिनोमेना को टी आई आर क्या दोगे? चलिए देखिए, इसके बाद देखते हैं क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कैसे करें।
चलिए इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए ये जो क्रिटिकल एंगल है इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए क्रिटिकल एंगल का मतलब है ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है at which angle of refraction is 90 डिग्री। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसे आप क्रिटिकल एंगल कहो। दैट इज रे ग्रेज ऑन द बाउंड्री। तो रे आपकी बाउंड्री पर ग्रेस करना शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे ग्रेस करे। अब इस क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए स्नेल्स लॉ लगा दो। इसे फर्स्ट फिगर कह देते हैं, इसे सेकंड कह देते हैं, इसे थर्ड कह देते हैं। स्नेल्स लॉ एट वन। यार मुझे स्पेस चाहिए, इतना लिख लो फिर मैं ये डेफिनेशंस तो लिख ली होंगी, रब कर दूं इसे। चलिए इसको मैं रब करूं। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं, स्नेल्स लॉ इन फिगर वन, फर्स्ट फिगर पर अगर मैं स्नेल्स लॉ नॉट वन, थ्री पर यहां लगाया। सो देखिए इंसिडेंट मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम, मल्टीप्लाइड बाय साइन आई। रिफ्रैक्टेड मीडियम इज रेयर मीडियम, साइन आर इज 90 डिग्री। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम। तो आप इसे लिख सकते हैं कि साइन आई बाय साइन साइन, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, बस एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, साइन आर ही लिख देते हैं। एन डी साइन आई आपका क्रिटिकल एंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। तो आपका साइन सी आ गया, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर ना लिखकर हमेशा डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर लिखा जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन सी इज, उल्टा कर दो, मतलब इसको सिर्फ ऐसे लिख दो, वन बाय एन डी बाय एन आर। अल्टीमेटली चीज तो सेम है, एन आर ऊपर चला जाएगा। अभी जो एन डी बाय एन आर है ना, एन डी ओवर एन आर, इसे आप डी आर लिख दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो आपको ये मिल जाएगा कि साइन सी आ गया वन बाय एन डी आर। तो ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन, इतना लिखिए फिर आगे देखिए।
कहाँ पर? CRI का साइन सी है, साइन सी है यार, ये ब्रैकेट लगा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। फाइ का इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर लेते हैं, रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर नहीं। देखिए तो साइन सी इज NR बाय ND। यूजुअली हम रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर नहीं लिखते, हम डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर लिखते हैं। यहां से कह रहे हो ना तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1/ND/NR। इस NR को नीचे ले गया, बात तो एक ही है ना, NR ऊपर चला जाएगा। अब ये जो ND/NR है इसे आप NDR लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो ये आ गया साइन सी इज 1/NDR। और NDR लिखने का सिर्फ रीजन ये है कि हमेशा हम डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर लिखते हैं, रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर नहीं लिखते। रब कर दूं इसे? ये सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसको? नहीं तो ये था ना, इसको मैं डिनोमिनेटर में लिया है। तो जिस तरह से आप लिखना चाह रहे हैं ना, ये ऐसा है 1/1/NDR। ठीक है। हाँ, सवालिया आई छोटा हो क्रिटिकल एंगल से रिफ्लेक्शन कम होगा। सवालिया अगर आई क्रिटिकल एंगल से कम हो तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। देखिए, आई अगर क्रिटिकल एंगल से कम है तो ये वाला फिगर, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है। TIR होगा ही तब जब आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, अदरवाइज रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन है, लाइट दूसरे मीडियम में आ रही है, ये रिफ्लेक्शन है, लाइट सेम मीडियम। अगर आर ही क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो, भाई आपकी रे किस मीडियम में है, तो रिफ्लेक्शन थोड़ी ना होगा, फिर तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन का केस होगा। आपने कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस फैजान ऐसा चूज कर लिया कि आप कहते हैं रिफ्रैक्शन सी के इक्वल। रे कहाँ ट्रैवल कर रही है, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर। फैजान, तो वो तो फिर TIR हुआ ही नहीं ना। आप कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा चूज करते हो कि आप कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका सी के इक्वल हो, तो वो तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फिक्स किया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी नहीं होगा, रिवर्सिबिलिटी तो तब होगा जब रे रेयर से डेंसर आएगी कि ऐसे चला जाए, लेकिन आप तो कह रहे हैं डेंसर से रेयर। अरबाब क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आया मेरे, दोबारा बोलो। I <90 किसके लिए होना चाहिए अरबाब?
चलिए खैर, अब आप लेस देन 90 आप किसके लिए कह रहे हैं? चलिए इसको मैं रब करूं। अब आप अगर सी ग्रेटर, अगर एंगल ऑफ, पहले तो यही ना, डेंसर टू रेयरर का रिफ्रैक्ट डिस्कशन हो रहा है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है तो रिफ्लेक्ट बैक आ जाएगा सेम मीडियम में। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ 90 से कम होगा, 90 नहीं हो सकता, 90 से कम ही आएगा। बट अगर आप फैजान के डिस्कशन में इस चीज को ऐड करना चाह रहे हैं तो फैजान कुछ और ही पूछ रहा है। ये आप सही कर रहे हैं, आई अगर ग्रेटर देन सी है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 से कम होगा। रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं कि मैं कैलकुलेट। अब देखो ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्रिटिकल एंगल दे दिया उसने आपको, एक मीडियम का। भाई टीआईआर में क्वेश्चंस बहुत ढंग के बनेंगे। पहले तो बेसिक से देखो, अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री दिया होगा तो आपसे कहता है कैलकुलेट कीजिए पहला पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा पार्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। देखो सीधी सीधी सी कैलकुलेशन है, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री दिया है। आप ऐसे लिख सकते हैं साइन सी होगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो साइन 30 हो गया 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। साइन 30 होता है हाफ विच इज 1 बाय एनडीआर। तो आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर इज, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। अगर ये एनडीआर आ गया फर्स्ट पार्ट, स्पीड ऑफ लाइट चाहिए आपको मीडियम के अंदर, तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स सी बाय वी। तो वी आ जाएगा सी बाय इंडिया। सो 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 2, तो वी आ गया 1.5 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ वजात, अगर आपको दूसरे मीडियम के बारे में कुछ नहीं बताया ना, या तो वो मेंशन करे कि दूसरा मीडियम कौन सा है। अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं करा दैट मीन्स दूसरा मीडियम आपका एयर। अगर आप ये फैक्ट ना माने फिर तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। जब रेयर मीडियम के बारे में कुछ नहीं बता दैट मीन्स योर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर। चलिए इतना लिखिए। ओके, चलिए सबने लिख लिया, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ एप्लीकेशंस हैं टीआईआर के।
देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मिराज। देखो मिराज इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑब्जर्व्ड इन वेरी हाई टेम्परेचर। यूजुअली डेजर्ट्स में या बहुत टेम्परेचर ज्यादा है तो हाईवे पर होता है। कोल तार की जो रोड होती है ना, उसके ऊपर आपको मिराज बहुत कॉमन दिखेगा। इसमें होता क्या है, ऑब्जर्व अ शिमरिंग pond of water. It's surrounded object like tree appear inverted. तो देखो यहाँ होगा क्या, ये अक्सर हाईवेज पर बहुत नॉर्मल है। अगर आप किसी हाईवे पर जा रहे हो, ये जो यमुना वाला एक्सप्रेसवे है, यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन है। आप जरा सी गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको दिखेगा दूर तक कि कहीं वाटर पड़ा हुआ है। आप पास में जाओगे तो वाटर वगैरह कुछ नहीं होगा, वो कोलतार की रोड है। दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज नोन एज मिराज। भाई ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? डेजर्ट वेजर्ट की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी कोलतार की रोड है, दिल्ली में नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत दूर तक सब साफ दिखता ही नहीं है, सामने गाड़ी होगी। अगर आप किसी हाईवे पर हैं, स्पेशली जहाँ कुछ डिस्टेंस तक आपको चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, तो वहाँ बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप दूर से देखोगे, आपको लगेगा कि ओके कुछ बीच में। हाँ वहाँ पर भी। तो आपको लगेगा दूर से कि ओके कुछ पानी पड़ा हुआ है, कहीं कुछ लिक्विड है। आप पास में जाओगे तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। दैट ऑप्टिकल इल्यूजन इज मिराज। तो उसमें होता क्या, पानी नहीं दिखता असल में, कोई भी किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है ग्राउंड पे। अब अगर मान लीजिए स्काई का रिफ्लेक्शन आपको ग्राउंड पे दिख रहा है, या आपको किसी ट्री का रिफ्लेक्शन ग्राउंड में दिख रहा है, तो दिमाग सबसे पहले यही मानता है कि अच्छा यहाँ कुछ पानी पड़ा हुआ होगा। दैट ऑप्टिकल इल्यूजन इज बेसिकली मिराज। अब देखो मिराज के पीछे की फिजिक्स क्या है। और सिंपल सी कहानी है। डेजर्ट वाला केस ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ट्री है। भाई ये ट्री है, देखने में नहीं लग रहा लेकिन ये ट्री है। और ये एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप ग्राउंड के पास आओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड जब आप आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब सैंड बहुत हीटेड होती है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हॉट एयर होगी। हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रेयरर है। यहाँ कंपेरेटिव कोल्ड एयर होगी ऊपर। तो ये कोल्ड एयर एक डेंसर मीडियम की तरह काम करेगी। अब मान लो ये ट्री है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट रेज ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयरर। जब ये डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती चली जाएगी। तो ये बेसिकली ऐसे होगा, यहाँ से लाइट आई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर कर ऐसे बेंड हो गई। फिर यहाँ एक लेयर और मान लीजिए एयर की, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होंगे। फिर ऐसे ऐसे आना था, ये और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होकर इधर चली गई। अब मान लो यहाँ पर आते आते ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया।
भाई ऐसी होगा ना, डेंसर से रेयर आ रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये रे ऐसे कर कर बेंड कर जाएगी। तो जो ट्री से रेज आ रही थी जिन्हें तरीके से नीचे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था इन रेस को, ये टीआईआर की वजह से ऊपर जाने लगी। बताओ इतना आया समझ में? फिर आगे देखते हैं इल्यूजन कैसे हो। अच्छा, अब आपने यहाँ किसी की आई कनेक्ट कर दी। तो यहाँ आप, अब ये आई रेस जा रही थी, यहाँ आप खड़े हुए, आप गाड़ी में जा रहे थे। आपकी आईज में जैसी ये रेज एंटर करेंगी, आपको लगेगा कि अच्छा ये ट्री यहाँ पर कहीं है। स्ट्रेट लाइन में दिखती है ना चीजें, आपको ट्री यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। मीन्स वो ट्री जो हवा में था वो आपको ग्राउंड पे दिखना शुरू होगा। तो आप ये नहीं मानोगे कि ट्री नीचे आ गया, आपका दिमाग ये कहेगा ओके यहाँ कुछ पानी वानी पड़ा हुआ जिसकी वजह से ट्री का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और एक्चुअल में पानी नहीं है, पानी से नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, टीआईआर हो रहा है। सो दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज नोन एज मिराज। क्लियर है? मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर भेज दूंगा, मैं एक एक लाइन लिखना शुरू करूंगा तो घंटों लग जाएंगे। क्रिटिकल एंगल पर नॉर्मल जाएगी तो नेक्स्ट लेयर तक कैसे आ जाएगी भाई? अच्छा इसका यहाँ पर ना चीजें ऐसी नहीं होती ग्रेजुअल की। मान लीजिए क्रिटिकल एंगल था 30 डिग्री, आपका एंगल बढ़ता हुआ आया, 28 आया, 29 आया, उसके बाद डायरेक्टली 30 ही होगा। मतलब उसके बाद ये हो सकता है ना, कुछ रेस का 30 डिग्री हो, कुछ रेस का 31 डिग्री हो जाए। तो जिसका 30 डिग्री हो गया वो तो ग्रेस करने लगेगी, वो यहाँ नहीं आएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिसका 31 हो गया वो दूसरे मीडियम में आ जाएगा। सो आपको वाटर नहीं दिखेगा, आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा चीजों का। यूजुअली जो कोल तार वाली रोड होती है उस पर स्काई का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। शिमरिंग सी होगी बीच सड़क के ऊपर, जैसे कुछ ग्लास व्लास का पीस पड़ा हुआ। तो बेसिकली टी है। अच्छा, हाई टेम्परेचर से ये होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में डिफरेंस तो हाई टेम्परेचर की वजह से ही आएगा ना। अगर टेम्परेचर हर जगह सेम है तो हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। जैसे जैसे आप एयर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती चली जाती है, तो एयर रेयरर मीडियम बनता चला जाता है। क्यों फैजान, माउंटेन पे क्यों ऑब्जर्व होगा? तुम्हें क्या लगता है माउंटेन पे ये ऑब्जर्व होना चाहिए या उल्टा ऑब्जर्व होना चाहिए? अब देखो, हाई टेम्परेचर इसलिए क्योंकि यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो। ऐसा ना हो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, तब तो कहीं रिफ्रैक्शन ही मेजर नहीं होगा। अच्छा, अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सिर्फ हॉट क्लाइमेट में होगा या बहुत ही कोल्ड, अगर कहीं क्लाइमेट है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है ग्राउंड का, तब भी ऐसी कुछ होना चाहिए? भाई फैजान, अगर आप माउंटेन्स पर जाएंगे ना तो वहां पर मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ग्राउंड का 20 है, ऊपर जाओगे 18 19 हो जाएगा, इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप दिल्ली या किसी डेजर्ट की बात कर रहे हो तो ग्राउंड पर टेम्परेचर 45 50 डिग्री के आसपास हो। ऊपर जाते जाते आपका टेम्परेचर 20 हो गया, 22 हो गया, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस जिसकी वजह से आपको दिखता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी माउंटेन पे चला जाएं जहां टेम्परेचर 20 ना होकर मान लीजिए -50 डिग्री सेल्सियस है, -60 डिग्री सेल्सियस है, होगा ना, एंटार्क्टिका चले जाओ, साइबेरिया चले जाओ, वहां इतना टेम्परेचर है, तो वहां भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन मिलेगा। मिराज का उल्टा होता है, उसे लूमिंग कहते हैं।
तो लूमिंग ऑप्टिकल इल्यूजन है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर है। और यहाँ बिल्कुल ही उल्टा होता है। देखो मिराज में क्या हो रहा था, एयर, एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर है, चीज आपको नीचे दिख रही है, लेकिन जब आप लूमिंग में देखोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे, चीज आपको हवा में उड़ती हुई दिखेगी। इसमें होगा क्या, ऑब्जर्वर सीज image of object on ground in air, उल्टा हो जाएगा। सो देखिए यहाँ क्या होता है, इसको मैं रब कर दूंगा। सो ये मैंने अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर्स बना दी। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ग्राउंड की। अब अगर आप अंटार्कटिका जा रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट में हो, तो ग्राउंड पर स्नो होगी जिसकी वजह से टेम्परेचर लो होगा, मीन्स डेंसर एयर, डेंसर यहाँ होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कंपेरेटिव हाई टेम्परेचर होगा, तो एयर रेयरर होती चली जाएगी। तो यहाँ से अगर रेस जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, तो ये बेंड कहाँ होगी, नीचे बेंड हो जाएगी। मान लीजिए शिप है, यूजली इश्यूज शिप के साथ होते हैं कि एक शिप है, शिप से रेज ऊपर जा रही थी, बट ये डेंसर मीडियम है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे रेयर है, रिफ्रैक्शन होगा। मान लीजिए किसी रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी, तो ये रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी इनटू द सेम मीडियम, ये वापस यहाँ। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, उसकी आंख में रेज जाएंगी, उसे लगेगा रेज ऊपर से आ रही है, तो अल्टीमेटली उसे यहाँ नहीं दिखेगा शिप, उसे शिप ऊपर दिखेगा। तो मिराज का बिल्कुल उल्टा है, मिराज में ऊपर की चीज की इमेज ग्राउंड पर दिखती है, यहाँ चीज ग्राउंड की है, इमेज उसकी ऊपर दिखती है। दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज सिंपली नोन एज मिराज, इसे आप मिराज कहें। क्लियर है ये? चलिए लिखिए। इसके अलावा एक दो एप्लीकेशंस और हैं जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, एटलीस्ट एक तो आप करोगे। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड जो शाइन करता है उसका रीजन भी TIR है। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इसे आप पढ़ेंगे। इसके अलावा और एप्लीकेशंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए लिखिए। नहीं वजह, रेनबो फॉर्मेशन TIR नहीं है। रेनबो फॉर्मेशन मेजरली डिस्पर्जन है, जिसमें सेकेंडरी रेनबो में TIR यूज होता है। मेजर डिस्पर्जन, सो दैट्स TIR प्लस डिस्पर्जन रेन। हाँ जी हाँ फैजान, थर्ड वाला हूँ बोलो। जी रेन ड्रॉप में TIR होगा, लेकिन वो डिस्पर्जन भी होता है, दोनों चीजें कंबाइंड होकर होती है। चलिए आज इसको यहीं छोड़ते हैं, पढ़ेंगे वजह सिग्नल्स में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है, से यहीं छोड़ते हैं, मंडे इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए ओके।